आज हम एक आईपीओ की नहीं बल्कि आज हम एक रिवॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और ये रिवॉल्यूशन स्टार्टअप रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर जोमेटो पहली ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिया में लिस्ट होगी, एनएससी और बीएसई पर, और ये एक इंडिया का बहुत बड़ा टेक स्टार्टअप भी है। इसके बाद कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, लेकिन इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत जोमेटो कर रहा है। फिलहाल पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इस आईपीओ को एकदम कड़ी नज़र से देख रहा है, चुपके से देख रहा है कि आईपीओ कैसे परफॉर्म करता है। और अगर जोमेटो का आईपीओ अच्छा परफॉर्म करता है तो इसके बाद आपको डिलीवरी, नायका, उसके बाद पॉलिसी बाजार और कई सारे स्टार्टअप्स के आईपीओज मिलेंगे। तो इस आईपीओ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम का काफ़ी कुछ डिपेंड है। जोमेटो के आईपीओ के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे मेक माई ट्रिप के आईपीओ की। ये आईपीओ आया था करीब 10 साल पहले और ये लिस्ट हुआ था इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद कंपनी की शेयर प्राइस कुछ इस तरह रही है। कंपनी की जो इशू प्राइस थी, आईपीओ की प्राइस थी, वो $14 थी। उसके बाद कंपनी का जो लिस्टिंग गेन था वो काफ़ी अच्छा था, करीब 70% का लिस्टिंग गेन मेक माई ट्रिप को मिल गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। कंपनी के लॉसेस की जो सीक्वेंस है, लॉसेस की जो यात्रा है, वो लगातार चल रही है और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि शेयर प्राइस में कोई भी ग्रोथ नहीं है और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में शेयर में कुछ भी पैसा नहीं कमा पाए हैं। तो ये तब होता है जब कोई टेक कंपनी प्रॉफिट कमाने में कामयाब नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में फिलहाल जितनी भी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज लॉस मेकिंग है। तो फ्यूचर इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती है और कितने जल्दी बाद में वो कंपनीज प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो डाउन साइड के लिए हमने मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल लिया। उसके बाद बात करते हैं मैत्रियान की, जो कि चाइना का फूड डिलीवरी स्टार्टअप है और उनका आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी वो करीब 69 हांगकांग डॉलर में हुई थी। और उसके बाद लिस्टिंग गेन तो वहाँ पर कम था, करीब 5% का ही था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। फिलहाल कंपनी की जो शेयर प्राइस है 278.60 हांगकांग डॉलर चल रही है। तो कंपनी का अभी तक मैत्रियान ने प्रॉफिट नहीं कमाया है, लेकिन रेवेन्यू फिगर्स इनकी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी को पिछले साल $16 बिलियन का रेवेन्यू आया है, यानी करीब 1 लाख करोड़ के भी ऊपर का रेवेन्यू आया है। तो पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम की बात करें पूरी दुनिया में तो मैत्रियान उसमें फिलहाल सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ चाइना में ऑपरेट करते हैं। तो पॉजिटिव साइड की बात करें तो इस जैसी कंपनीज भी है जिन्होंने शॉर्ट टर्म ही हो लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक से रिटर्न, अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं जोमेटो के आईपीओ के बारे में। शुरुआत में हम बात करेंगे कि कंपनी की कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद इन्फो एज का इसमें क्या कुछ रोल रहा है, उसके बाद पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स की भी हम बात करेंगे। सो डिटेल में इस आईपीओ में हम कवर करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे जोमेटो के आईपीओ के बारे में। जोमेटो की शुरुआत पंकज चड्ढा और दीपिंदर गोयल ने 2008 में की थी। पहले ये दोनों भी बेन एंड कंपनी में काम करते थे और वहां पर उन्होंने देखा कि लंच टाइम में रेस्टोरेंट के बाहर बड़ी कतार लगती है, फिर लोग जाएंगे, अपनी अपनी ऑर्डर देंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता था। तो इसका सोल्यूशन पंकज और दीपिंदर ने निकाला। उन्होंने फूडी बे नाम का ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में सारे जो रेस्टोरेंट्स थे उनका मेन्यू कार्ड था, साथ ही उनके डिटेल्स भी थे। तो घर बैठे ही लोग ये चेक कर पाते थे कि किसी होटल का मेन्यू क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, और उन्हें कांटेक्ट करके बाकी सारी चीज़ें पूछ भी सकते थे। और उसी प्लेटफॉर्म से बाद में लोग होटल में टेबल बुकिंग भी करने लगे। धीरे धीरे फूडी बे ने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया और बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर जोमेटो किया, क्योंकि कंपनी के फाउंडर्स को लगा कि फूडी बे नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं और उन्होंने जोमेटो ये नाम फाइनल किया। अब जोमेटो के नाम के लिए उन्होंने टोमेटो को थोड़ा बहुत अल्टर करके उसे जोमेटो बना दिया था। अब जहाँ तक बात है कंपनी के बिजनेस की, बाद में कंपनी ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की और उसके बाद कंपनी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी में एंटर किया, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम रहा। आज कंपनी का ज़्यादातर जो बिजनेस है वो यहीं से आता है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी से। रिसेंटली कंपनी ने अपनी B2B सप्लाई सिस्टम भी लॉन्च की है। वहाँ पर वो होटल्स को जो भी रॉ मटेरियल्स उन्हें लगते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग बिजनेसेस और अलग अलग एक्सपांशन उनका चल रहा है। और रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि वो ग्रोफर्स, जो कि ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप है, उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्हें अभी तक परमिशन आनी बाकी है, जैसे भी अप्रूवल आ जाएगा उनका तो कंपनी उसमें भी इन्वेस्ट कर देगी। तो इस तरह से काफ़ी अग्रेसिव प्लान फिलहाल जोमेटो के हैं। जोमेटो की ग्रोथ स्टोरी में जोमेटो के जो भी पार्टनर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, फाउंडर्स है, उनके अलावा सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो प्ले किया है इन्फो एज ने। इन्फो एज Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। इन्फो एज ने क्या किया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 2 महीनों में इन्फो एज की शेयर प्राइस डबल से ज़्यादा हो गई है। तो सवाल आता है कि पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हुआ।
तो जैसे ही जोमेटो ने अपने आईपीओ के प्लान्स और डीआरएचपी फाइल किया, वैसे ही इन्फोएज की शेयर प्राइस बढ़ने लगी, क्योंकि इन्फोएज का बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेक है जोमेटो में। इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार संजू बिखचंदानी, जो कि इन्फोएज के फाउंडर हैं, उन्होंने फूडी ऐप यूज़ किया। उन्होंने ऐप बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो फूडी पे डोमेन है वो किसके नाम पर रजिस्टर है। तो वो रजिस्टर्ड था दीपिंदर गोयल के नाम, जो कि को फाउंडर है जोमेटो के। और फिर उन्होंने उनका ईमेल आईडी ढूंढा और उन्हें मेल किया कि हाय दीपिंदर, मुझे आपका ऐप काफ़ी पसंद आया और जब भी आपको पैसा रेज करना हो आपके कंपनी के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिस्टर दीपिंदर गोयल ने भी उसे तुरंत रिप्लाई किया। 2-3 दिन में उनकी मीटिंग्स हुई और 3-4 दिन में डील डन हुई। और जुलाई 2010 में जोमेटो ने इन्फोएज से $1 मिलियन रेज किए। उस टाइम $1 मिलियन की वैल्यू 4.7 करोड़ के करीब थी और आज उस $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $1 बिलियन के करीब चली गई है। तो किस तरह के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर इन्फोएज को मिले हैं इस इन्वेस्टमेंट से आप देख सकते हो, और ये भी इसी का नतीजा है। इन्फोएज ने काफ़ी पेशेंस के साथ अपने इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, उन्होंने और भी कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर जब भी आप इनकेस इन्फोएज का एनालिसिस करोगे तो आपको ये भी देखना है कि कंपनी की खुद के बिजनेस के साथ साथ कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी कैसे परफॉर्म कर रही है और उसकी वैल्यू फिलहाल क्या है। आगे बढ़ते और बात करते हैं जोमेटो के पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स के बारे में कि पर ऑर्डर के पीछे कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाती है। और वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, जो कि इस केस में हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एवरेज ऑर्डर की वैल्यू थी 264 रुपीज़, और उसके बाद उस 264 रुपये की ऑर्डर पर कितना जोमेटो कमाती थी और कितने खर्चे होते थे उसकी बात करते हैं। तो जहाँ तक कमाने की बात है तो उस ऑर्डर पर ऑन एन एवरेज कमीशन और अदर चार्जेस मिलाकर जोमेटो कमाता था 43.6 रुपीज़। उसके बाद कस्टमर डिलीवरी चार्जेस के तौर पर वो 15.3 रुपीज़ चार्ज करते थे। तो ऐसे पर ऑर्डर पर 58.9 रुपीज़ कंपनी के पास आते थे ऑन एन एवरेज 264 रुपीज़ की ऑर्डर पर। अब खर्चे कितने होते थे उस पर? डिलीवरी कॉस्ट जाता था 52 रुपीज़, डिस्काउंट जाते थे 21.7 रुपीज़, अदर कॉस्ट जाता था 15.7 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस होते थे उस ऑर्डर के पीछे 89.4। मतलब हर एक ऑर्डर पर कंपनी के पास इतने रुपए आते थे 58.9 और इतने रुपए जाते थे 89.4। तो ओवरऑल बात करें तो 58.9 आ गए, लेकिन जा रहे हैं 89.4। तो कुल मिलाकर हर एक ऑर्डर के पीछे कंपनी इतने रुपए लूज कर रही थी। 29.5 रुपीज़ हर एक ऑर्डर के पीछे कंपनी का नुकसान था। ये बात थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की। रिसेंट टाइम की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले 9 महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो इनकम रहा है, ऑर्डर साइज बढ़ गई है। तो यहाँ पर ऑर्डर साइज 264 रुपये से बढ़कर 400 रुपये के करीब चली गई है। इसके पीछे कई सारे मेन रीजंस थे। बीच बीच में लॉकडाउन आए, उसकी वजह से कई सारे लोग घर पे बैठ के ही खाना ऑर्डर करते थे, तो उससे ऑर्डर साइज काफ़ी बढ़ गई और ऑर्डर साइज हो गई 400 रुपीज़। 264 से 400 रुपीज़ बढ़ गई। अब इससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिला? इनकम जो था कमीशन और चार्जेस से वो बढ़कर 62.8 हुआ, डिलीवरी चार्जेस हो गए 26.8। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास आने लगे 89.6 रुपीज़। अब उस एक ऑर्डर के पीछे खर्चे कितने होते हैं? डिलीवरी पर 44.6 रुपीज़, डिस्काउंट गया ऑन एन एवरेज 7.3। एक चीज़ हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, डिस्काउंट्स हो गए बहुत ज़्यादा कम। लास्ट टाइम 20.1 समथिंग थे, अभी 7.3 आ गया है। तो इससे कंपनी के एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और अदर कॉस्ट है 14.8। तो इस कुल मिलाकर कंपनी के खर्चे गए FY 2021 के पहले 9 महीने में पर ऑर्डर पर 89.6 कंपनी के पास आए, उसमें से 66.7 पर ऑर्डर के पीछे कंपनी के खर्चे हुए। तो ऐसे कुल मिलाकर कंपनी के पास यहाँ पर ऑर्डर के पीछे कंपनी को 22.9 रुपीज़ का फ़ायदा मिला। लेकिन इसके बाद भी और भी एक्सपेंसेस होते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, कंपनी के बाकी खर्चे हो गए, तो उसके बाद कंपनी के रेवेन्यू और बाकी चीज़ों पर भी हम आगे बात करेंगे। तो पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स से सिंपली बात करें तो अगर ऑर्डर साइज बढ़ जाती है तो कंपनी फ़ायदे में है, मतलब कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है लेकिन ऑर्डर बेसिस पर फ़ायदे में है। लेकिन अगर ऑर्डर साइज थोड़ी कम हो जाती है, 200-250 की रेंज में चली जाती है, तो वहाँ पर ऑर्डर के पीछे भी कुछ पैसा निकालना कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बड़ा सवाल यही है कि 400 रुपये की जो ऑन एन एवरेज ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट रह पाएगी क्या? तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, अभी आगे भी कंटिन्यूस रहेगी, ये हमें पता नहीं है। तो वो उस टाइम पीरियड में बस
काफ़ी ज़्यादा स्पाइक मिला है यहाँ पर ऑर्डर साइज़ में, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें नॉर्मल होने जा रही है। तो कंपनी की जो पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स है इन्हें हमें ट्रैक करना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो पर ऑर्डर के पीछे का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से चेंज होता है और ऑर्डर साइज आगे बढ़ती है या फिर 400 तक स्टिक रह पाती है, ये देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे बढ़ते और कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इंडिया का पहला ऐसा म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसके जरिए कोई भी बिजनेस बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जनरली करंट अकाउंट में 0% इंटरेस्ट मिलता है, तो वही पैसा शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड में रखकर इंटरेस्ट उस पर कमा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बिजनेसेस के लिए है, ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम FY21 के पहले 9 मंथ्स की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा स्लगिश या फिर स्लोनेस दिख रहा है। अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले 3 साल में जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि FY21 में वो काफ़ी हद तक कम हुए, जैसे कि हमने देखा कि डिस्काउंटिंग जो थी पर ऑर्डर की वो काफ़ी कम हो गई है और उसकी वजह से, क्योंकि वो कंपनी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बहुत स्विगी हो जोमेटो हो मेन गेम इनका डिस्काउंट्स पर चलता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का निकल कर नहीं आया है। इन सारे फिगर्स में माइनस फिगर देख रहे हो या नहीं, कंपनी लॉसेस ही लॉसेस बुक कर रही है। पिछले 2018 में 106 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 1000 करोड़ के ऊपर चला गया, फिर 2000 करोड़ के ऊपर चला गया और ये FY21 के पहले 9 मंथ्स में 682 करोड़ का कंपनी का लॉस रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी क्या? तो यूनिट इकोनॉमिक्स पर आपको हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्विगी भी इसी तरह के डिस्काउंट्स दे रही है, कंपटीशन काफ़ी फियर्स है, तो काफ़ी फ्रीडम के साथ कंपनी अपना बिजनेस नहीं चला सकती है। कंपनी को भी उसी तरह के डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे जैसे कंपटीटर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी के लिए हो सकता है। तो जैसे हमने शुरुआत में मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लिया था कि उस टाइम लोगों को लगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाई, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती और अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं कमाती है तो लॉन्ग टर्म आपके जो रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट पर वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर सवाल आता है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाएगी और कितना बना पाएगी, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। ये कंपनी के आने वाली ग्रोथ फैक्टर्स और आने वाले क्वार्टर के और आने वाले साल के रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे और उसके अनुसार आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कंपनी के डेट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्ज है। मेनली कंपनी ने वेंचर कैपिटल से पैसा रेज किया है। जनरली 2 तरह से जैसे हम देखते हैं कंपनी पैसा रेज करती है, तो यहाँ पर कंपनी का जो फोकस था वो डेट नहीं था, वो वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाई है कंपनी ने। कई सारे वेंचर कैपिटल्स हैं या फिर इन्फोज जैसी कंपनी से कंपनी ने लगातार फंडिंग उठाई है और उसके वजह से कंपनी को ज़्यादा कर्ज की अभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाने की वजह से जो प्रमोटर्स है कंपनी के, उनका स्टेक कंपनी में धीरे धीरे कम होता चला गया। अब बात करते हैं जोमेटो वर्सेस स्विगी, जिनकी डिओपोली चल रही है फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में। कई सारे रेस्टोरेंट्स इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो FY19 में दोनों का रेवेन्यू लगभग सेम ही था। FY20 में भी ज़्यादा डिफरेंस इसमें रहा नहीं, बस स्विगी का थोड़ा ज़्यादा रहा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस जोमेटो और स्विगी के FY19 में लगभग सेम थे और FY20 में जोमेटो के एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, वहीं स्विगी के काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। लॉसेस की बात करते हैं तो दोनों भी कंपनी लॉसेस में है, लेकिन जोमेटो के लॉसेस स्विगी से थोड़े कम हैं। तो इसके बाद अगर जोमेटो का IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले 2-3 सालों में हमें स्विगी का भी IPO देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, कंपनी के मैनेजमेंट की। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा फंडिंग रेज करने की वजह से दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा दोनों के शेयर्स कंपनी में धीरे धीरे कम होते चले गए। पंकज चड्ढा ने कुछ कारण की वजह से कंपनी में ऑपरेशनल पोजीशन जो है वो छोड़ दी है, लेकिन दीपिंदर गोयल अभी भी एक्टिवली कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और उनका स्टेक कंपनी में काफ़ी कम है, जो कि 5.5% है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्किन इन द गेम नहीं है। स्किन इन द गेम तब होती है जब प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक कंपनी में होता है। तो ये माना जाता है कि अगर प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक कंपनी में है तो प्रमोटर की हर एक एक्शन अपने फ़ायदे के लिए, साथ ही इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए होगी। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक कम है, इसलिए कंपनी का जो बोर्ड है वो कभी भी कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई एक्शन भी लेता है तो प्रमोटर ज़्यादा उसमें कर नहीं पाएंगे कुछ। और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये पॉइंट थोड़ा कंसर्निंग है कि कोई प्रमोटर ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर नहीं है जो कि एक्टिवली मैनेज कर रहा है। मेनली यहाँ पर वेंचर कैपिटल और बाकी इन्वेस्टर्स ही शेयर होल्डर्स हैं। अब बात करते हैं कि जोमेटो का वैल्यूएशन कैसा है और इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं।
तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि डायरेक्ट कोई कंपटीटर फिलहाल कंपनी कोई लिस्टेड नहीं है, स्विगी लिस्टेड नहीं है। तो एक बार थोड़ा आइडिया दे दो आपको किस तरह के वैल्यूएशंस कंपनी ने निकाले हैं यहाँ पर। तो प्राइस टू सेल्स रेशो के हिसाब से बात करें, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट तो नहीं कमा रही है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं निकाल सकते। प्राइस टू सेल्स रेशो निकाल रहे तो 20 टाइम्स से भी ज़्यादा का यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर निकालना एक अजम्पशन लेते कि अगर कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कमा लेती है, देखो कंपनी फिलहाल लॉस में है, प्रॉफिट के नज़दीक भी नहीं है, फिर भी हम अज्यूम करते हैं ये बताने के लिए आपको कि जो वैल्यूएशन रखी है वो काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। 1000 करोड़ का अगर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेती है तो उस हिसाब से भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी के हिसाब से हो जाएगा अराउंड 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो भी तब जब 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तब। तो 1000 करोड़ की प्रॉफिट के हिसाब से ही ये पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी तो अभी तक प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है और बड़े बड़े लॉसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हिसाब से बात करें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि फिर अप्लाई करें या ना करें। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर चल रहा है जोमेटो के आईपीओ का, और रिटेल कोटा भी लिमिटेड है, सिर्फ 10% है। तो यहाँ पर यह आईपीओ शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप अप्लाई भी करते हो तो मिलने के चांसेस भी थोड़े कम ही रहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके लिए। और इन्होंने प्राइस बैंड भी बहुत इंटेलिजेंटली थोड़ा कम ही रखा है, 72 to 76 रुपीज़। तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, इसलिए आईपीओ मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लिस्टिंग गेन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लिस्टिंग गेन का कंपनी के फंडामेंटल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लिस्टिंग गेन के लिए आपको देखना है क्रेज़ कितना है, पहले 1-2 दिन में आईपीओ कैसे सब्सक्राइब हो रहा है, और कंपनी का जीएमपी भी आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी यहाँ पर चल रहा है अराउंड 10 to 15 रुपीज़। तो इस तरह हम कंक्लूड करेंगे वीडियो को कि जोमेटो की जो स्टार्टिंग रही है, जर्नी रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और मिसमराइजिंग रही है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन से चांसेस मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये है कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी हमने देख लिए, वैल्यूएशंस भी हमने देख लिया, और कंपनी की पूरी जर्नी भी जान ली। बाकी सारी चीज़ें आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ पर वो भी हमें ज़रूर बताएं, और कौन से वीडियोस हमें कवर करने चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात, अगर ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने जोमेटो की कोई ऑफ़र, बड़ी ऑफ़र ले ली है, उसका बेनिफिट लिया है, तो आप जोमेटो का 1 शेयर खरीद के अपना डेट जो है वो रीपे कर सकते हो। ओके, इट वॉज अ जोक।